Hello students, we were doing basis and dimension. Theorem: if W is a subspace of finite dimensional vector space V over field F, then W is finite dimensional and dimension of W is less than or equal to dimension of V. Also dimension of W is equal to dimension of V if and only if W is equal to V. तो अगर आपके पास W कोई सबस्पेस गिवन है आपको V का, जो कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो W भी क्या होगा, एक फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस. एंड डायमेंशन क्या होगी W की, इट विल बी लेस देन और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V. देन ऑल्सो उनकी डायमेंशन अगर इक्वल है तो W इज एग्जैक्टली इक्वल टू V, और अगर W इज एग्जैक्टली इक्वल टू V, देन dimension of W is equal to dimension of V. So let us prove this. Let dimension of V is n. अगर आपके पास डायमेंशन किसी भी वेक्टर स्पेस की n है, फाइनाइट, वेयर n is finite, then n is the maximum number of linearly independent vectors in any subset of V. अब n से ज़्यादा नहीं हो सकते लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. क्यों? क्योंकि आपके पास V की जो बेसिस होंगी उसमें n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ही होंगे, बिकॉज डायमेंशन ऑफ V इज़ n. और किसी भी सबसेट को हम उसकी बेसिस तक, V की बेसिस तक ले जा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं. किसी भी सबसेट V को जिसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, किसी भी सबसेट V के जिसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, उनको हम बेसिस तक एक्सटेंड कर सकते हैं. तो बेसिस तक एक्सटेंड करने का मतलब ये है कि बेसिस में एनी वेक्टर्स हैं, तो आपके पास जो मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे किसी भी सबसेट में, वो कितने हो सकते हैं, एन ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे. तो अगर W सबसेट है V का, तो उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा n नंबर ऑफ वेक्टर्स ही हो सकते हैं. लेट W1, W2 अप टू Wm बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन W. ठीक है, तो अगर इसमें m मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो m इज सच दैट m इज लेस देन और इक्वल टू n. सो m क्या होगा, वो या तो n के इक्वल होगा या n से छोटा होगा, n से बड़ा नहीं हो सकता. So for any W, let us take some W belongs to capital W, subspace W. We have the set W1, W2, Wm, comma W is linearly dependent. ठीक है, ये हमने थ्योरम की थी. अगर आपके पास W1, W2, W3 up to Wm, m मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं W में, तो उसमें अगर हम एक और वेक्टर डाल देंगे तो वो सेट क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा. ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट स्केलर a1, a2 अप टू am, a and not all zero such that linear combination is zero. This is definition of linearly dependent set. So case 1, if this a is 0, if a is 0, then we have a1 w1, a2 w2 up to am w1, m is 0, such that these scalars are not all 0. But आपके पास W1, W2 अप टू Wm तक जो वेक्टर्स थे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर थे. सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. सो देयरफॉर A शुड नॉट बी 0. सो लेट अस टेक A नॉन ज़ीरो. इफ A इज नॉन ज़ीरो, देन W कैन बी रिटन एज माइनस A1 अपॉन A टाइम्स W1 plus minus A2 upon A times W2 and so on minus AM upon A times Wm. So W is linear combination of vector W1, W2 up to Wm, and this implies that W1 से लेके Wm तक जो वेक्टर्स हैं वो किसको जनरेट कर देते हैं, सबस्पेस W को. So W is a finite dimensional because एक तो W1 से Wm तक लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स थे ये, दूसरा इन्होंने W को जनरेट भी कर दिया. तो बाय डेफिनेशन ऑफ बेसिस वेक्टर्स W1, W2 अप टू Wm तक क्या बन गए, बेसिस बन गए W की. अब अगर ये बेसिस बन गई W की, तो डायमेंशन ऑफ W क्या हो गए, m, विच इज लेस देन n.
सो डायमेंशन ऑफ m क्या है, डायमेंशन ऑफ w, n क्या है, डायमेंशन ऑफ v. सो वी हैव डायमेंशन ऑफ w इज लेस देन और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v. सो दिस इज अवर फर्स्ट केस. सेकेंड केस क्या है, अगर आपके पास डायमेंशन ऑफ w डायमेंशन ऑफ v के इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं, दैट w इज एग्जैक्टली इक्वल टू v. सो लेट अस प्रूव. Let dimension of w is equal to dimension of v and they both are equal to n. तो अगर n है तो इसका मतलब इन दोनों की जो बेसिस हैं उसमें n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे. सो लेट a w1 से लेके wn बी द बेसिस ऑफ w. दिस इज द बेसिस ऑफ w. सो इट मीन्स w जो है इस लीनियर स्पैन के एग्जैक्टली इक्वल होगा क्योंकि ये इसकी बेसिस है, इसको स्पैन भी करेंगी और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट भी होगा w का. ठीक है. सो आपके पास डायमेंशन ऑफ v क्या है, n है एंड a इज द बेसिस ऑफ v ऑल्सो, बेसिस ऑफ v. therefore for any v belongs to v we can write v as linear combination of elements of w1 w2 up to wn. ठीक है. सो आपके पास क्या आ गया, v इज इक्वल टू a1 v1 a1 w1 प्लस a2 w2 प्लस an wn. बट आपके पास w1 w2 wn कहाँ से थे, दे आर बेसिस ऑफ w. ये किसी w के सबसेट में से लिए थे तो ये w के एलिमेंट्स हुए और a1 a2 a3 स्केलर्स हैं, फील्ड के एलिमेंट्स हैं. तो a1 w1 भी कहाँ चला गया, w में, बिकॉज w इज़ अ सब स्पेस. a2 w2 भी कहाँ चला गया, w में, बिकॉज w इज़ अ सब स्पेस. सब स्पेस इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. और उसके बाद इन सबका सम भी कहाँ चला जाएगा, w में, बिकॉज w इज अ सब स्पेस, इट इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑल्सो. सो ये सारा जो लीनियर कम्बिनेशन है ये कहाँ चला गया, w में. इसका मतलब जो v है वो कहाँ चला गया, w में. इसका मतलब v के जो सारे एलिमेंट्स, v के सारे एलिमेंट्स कहाँ चले जाएंगे, w में. और अगर v के सारे एलिमेंट्स w में चले गए तो v इज अ सबसेट, v इज कंटेन्ड इन w. ऑल्सो w इज कंटेन्ड इन v. So therefore we have w is equal to v because w क्या दिया हुआ है, v का सब स्पेस. सब स्पेस मीन्स वो उसका सबसेट तो है ही. सो इसीलिए w किसके इक्वल हो गया, v के. इन दोनों से we have v is equal to w. Let conversely if w is equal to v, we want to prove now that dimension of w is equal to dimension of n. So w is a subspace of v. सो फ्रॉम अबव रिजल्ट अगर w सबस्पेस है v का तो डायमेंशन ऑफ w इज लेस देन और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v. ऑल्सो v इज सबस्पेस ऑफ w. ठीक है, दोनों इक्वल है. अगर w सबस्पेस है v का तो v सबस्पेस ऑफ w है, w की जगह v रख दो, v की जगह w रख दो. सो v इज ऑल्सो सबस्पेस ऑफ w. सो देयरफॉर वी हैव डायमेंशन ऑफ v ऑल्सो लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ w. So from these two we have both dimension of w is equal to dimension of v. So this is proof of the theorem. Next question based on this theorem. If w1 and w2 be the two subspaces of q cube, it is vector space q cube means q into q into q. ठीक है. So if w1 w2 are generated by 1 0 minus 1 2 1 3 and minus 1 2 2 2 2 minus 1 3 0 minus 3 2 minus 1 2, ये w1 इन दोनों इस सेट से जनरेट हो रहा है और w2 इस सेट से जनरेट हो रहा है. देन फाइंड डायमेंशन ऑफ w1 w2 w1 इंटरसेक्शन w2 एंड w1 प्लस w2. स्टूडेंट्स डायमेंशन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस. सो हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसके बेसिस में कितने एलिमेंट्स होंगे. सो आपके पास ये जो सेट है ये जनरेट तो हो रहा है. ठीक है, ये तो दिया हुआ है कि w1 इज़ जनरेटेड बाय दिस सेट और ये भी दिया हुआ है कि w2 इज़ जनरेटेड बाय दिस सेट s2. ठीक है. सो अगर w1 इस सेट से जनरेट हो रहा है देन इट हैज़ एंड दिस सेट हैज़ टू एलिमेंट्स, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ w1 या तो इसके इक्वल होगी या इससे लेस होगी. ठीक है. सो जनरेट ये हो रहा है इससे. अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये दोनों वेक्टर्स li भी हैं तो ये इसकी क्या बन जाएंगी, बेसिस. क्योंकि बेसिस के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो सेट जनरेट करता हो और दूसरा सेट में जितने भी वेक्टर्स हों वो सारे क्या हों, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो. सो लेट अस प्रूव
these vectors are independent or not. अभी हम चेक कर रहे हैं इसको कि ये जो दो वेक्टर्स हैं ये li हैं या नहीं है. So a times v1 plus b times v2 is equal to 0. लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के इक्वल किया. So we have a plus 2b, this is b, this is minus a plus 3b which is equal to 0. So यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, it is a plus 2b 0, b is equal to 0, minus a plus 3b 0. So this implies a 0 and b 0. तो ये सेट क्या हो गया? li. सिंस ये सेट li भी है और ये गिवन भी था कि ये सेट जनरेट भी कर रहा है w1 को, तो ये सेट क्या बन गया? इसकी बेसिस. और अगर ये इसकी सेट की बेसिस है तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? सेट की 2, क्योंकि बेसिस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? ओनली 2. So since this set generates w1 and it is linearly independent, therefore they form the basis of w1, therefore dimension of w1 is 2. Next जो आपके पास है set this span means generate, this set generates w2. अब w2 जो है वो सब स्पेस है q क्यूब का. q क्यूब की डायमेंशन क्या होगी? 3. डायमेंशन ऑफ q क्यूब इज 3 और w2 इज सब स्पेस ऑफ q क्यूब. तो इसका मतलब जब जो w2 की डायमेंशन है वो q क्यूब से लेस होगी या इक्वल होगी. सो डायमेंशन ऑफ w2 इज लेस देन और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ q क्यूब. ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है. तो अब डायमेंशन ऑफ w2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 मीन्स कि इसकी जो बेसिस में एलिमेंट्स होंगे वो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते. तो इसका मतलब बेसिस में जो मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट जो आपके पास वेक्टर्स हैं वो 3 ही हो सकते हैं. ठीक है. सो इट्स मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट विल फॉर्म द बेसिस. पर इसमें तो कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं. तो हमने इसमें से 4 एलिमेंट्स में से जो मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है वो फाइंड आउट करना है. वो सेट क्या करेगा? इसकी बेसिस को फॉर्म करेगा. ठीक है. क्योंकि स्पैन तो ये सेट कर ही रहा है तो हम यहाँ से क्या उठा लेंगे? मैक्सिमम li वेक्टर्स. सो मैक्सिमम li वेक्टर्स 3 ही हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते. या तो आप इनको एक एक करके चेक करो. पहले एक वेक्टर लो, सिंगल वेक्टर इज ऑलवेज li, फिर इसके साथ इन दोनों को कंबाइन करो, चेक करो ये दोनों li है या नहीं है. फिर उसके बाद अगर ये li नहीं होता तो तीसरे को उठा लो, फिर अगर तीसरा नहीं होता तो इस फोर्थ को उठा लो. तो आपने कोई 3 वेक्टर्स इनमें से चारों में से ऐसे फाइंड आउट करने हैं जो li हैं. ठीक है. हो सकता है 3 भी ना मिले, आपको 2 ही मिले. सो अब इसका जो बेस्ट वे आउट है इसको करने का वो क्या है? इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लो और मैट्रिक्स की रोज जो है इन वेक्टर्स को लिखो. ये वेक्टर जो है वो मैट्रिक्स की रोज बन जाएंगी. सो पहला वेक्टर है -2 2 2 और दूसरा है 2 2 -1, थर्ड इज 3 0 -3 एंड फोर्थ इज 2 -1 2. और फिर हम इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस कर लेंगे और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज हमारे पास आएंगी वो ही इस सेट की मैक्सिमम li वेक्टर्स होंगे. ठीक है. मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे इस सेट में से. सो लेट अस नाउ चेक. दिस इज a. सो a को आपने क्या करना है? li इसमें रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करना है. सो कैसे करोगे? r2 गोज टू 2 टाइम्स r1. दिस इज r2 - 2 r1. सो उसके बाद आपने यहाँ 0 बनाना है. सो इट इज़ r3 - 3 r1 और नीचे 0 बनाओगे रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए. सो इट इज़ r4 - 2 r1. सो यहाँ ज़ीरोज़ बन जाएंगे. यहाँ आ गया 6 6 3 एंड 6. अब ये दोनों रो सेम हो गई. सो इट इज़ r3 - r2. सो इट इज़ 0 0 0. एक रो कम्प्लीटली 0 हो गई. और नाउ लेट अस मेक हेयर 0 एंड हेयर इट इज 1. सो क्या करोगे? यहाँ पे आपने इसको इंटरचेंज कर लिया. सो यू हैव r2 इंटरचेंज विद r3. सो इट इज़ 0 6 3 एंड 0 3 6. r2 और r4 को इंटरचेंज, दिस r3 और r4 को इंटरचेंज किया. सो r3 और r4 को इंटरचेंज, दिस इज r3 एंड r4. उसके बाद आपने क्या किया? r2 goes to r2 - 3, r2 goes to r2 - 2 r3. So here you have 2, here 1 and 2. Next, make it 0 here.
So R3 you have R3 exchange with R2. So ये नीचे और ये ऊपर. सो यहाँ पे आपके पास एक्चुअली ये ऑपरेशन यहाँ पे लिखेंगे और ये नीचे लिखेंगे. तो जो फाइनल रिजल्ट आया वो ये आया आपके पास. उसके बाद हमने इसको ऊपर ले गए और उसको नीचे ले आए. तो जो फाइनली आपके पास मैट्रिक्स आएगी वो ये आएगी. ठीक है. अब यहाँ पे देखो और कोई ज़ीरो नहीं बनता. दिस इज़ नाउ रो इक्विवेलेंट फॉर्म. सो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में अब आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कौन सी होंगी, जो नॉन ज़ीरो रोज है. तो इसमें कितनी नॉन ज़ीरो रोज है, 3 नॉन ज़ीरो रोज है. और ये तीनों ही क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. सो इसमें मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कितने आ गए, 3 आ गए. तो डायमेंशन ऑफ W2 क्या आ गई, 3. सो दिस इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ Q क्यूब. तो एग्जैक्टली क्या आ गई, इक्वल आ गई. सो अगर डायमेंशन ऑफ W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ Q क्यूब, तो इसका क्या मतलब है, W2 किसके इक्वल होगा, Q क्यूब के. अभी हमने ऊपर थ्योरम में किया, इफ डायमेंशन ऑफ W सब स्पेस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस इफ एंड ओनली इफ W इज इक्वल टू V. सो वी हैव W2 इज इक्वल टू Q क्यूब. अब हमने क्या निकालना है, इंटरसेक्शन की डायमेंशन. हमारे पास W1 की डायमेंशन आ गई, हमारे पास W2 की डायमेंशन आ गई. सो इंटरसेक्शन ऑफ W1 विद W2 इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ W1 विद Q क्यूब. अब Q क्यूब और W1 में जो इंटरसेक्शन कॉमन होगा वो W1 होगा, बिकॉज W1 इज सबसेट और यू कैन से सबस्पेस ऑफ Q क्यूब. सो हेयर वी हैव W1. सो डायमेंशन ऑफ W1, अब आपके पास डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 किसके इक्वल हो गई, डायमेंशन ऑफ W1 के. सो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 और डायमेंशन ऑफ W1 क्या थी, 2 थी. सो अब हमने क्या निकालनी है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2. तो वो कैसे निकलेगी, बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला दैट डायमेंशन ऑफ W1, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2. सो डायमेंशन ऑफ W1 इज 2, डायमेंशन ऑफ W2 इज 3 और W1 इंटरसेक्शन W2 की डायमेंशन 2. सो आपके पास डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज 3. सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.